अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना क्योंकि एक मुस्लिम ने की, इसलिए उसमें मुस्लिम ही होंगे, इसलिए उसमें दलितों को अधिकार नहीं मिलेगा, यह तर्क दिया जा रहा है। और आपको नाम में इतना इंटरेस्ट, जज साहब का नाम फिर से बताइए, मेरे दर्शकों ने सुना नहीं। राष्ट्रीय आयोग में आपको इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जज साहब का नाम बताइए ना सर, इंटरेस्ट नहीं है। जज साहब का नाम बताइए, संविधान के अनुच्छेद जज साहब का नाम बताइए। इंटरेस्ट नहीं मैं कहा भाई सबको 200 यूनिट बिजली मिलेगी, आइए सबको मिलेगी, सब वोट दे दीजिए। चुनाव के बाद दलितों का पैसा ले लो और सबको यूनिट बिजली दे दो, और फिर जब 1 मिनट में आपका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों विपक्षियों द्वारा यह भ्रम फैला गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण भी ये खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इसी का शायद भय था कि जो दलित आदिवासी जो वोट थे ये सारे विपक्षियों को पड़ गए और बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी। लेकिन दोस्तों अब इन्हीं विपक्षियों द्वारा जब इनको दलितों को इनका हक देने की बारी आ रही है तो दोस्तों ये इनका हक मार रहे हैं। कर्नाटक में कुछ ऐसा ही खेल हो गया है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखिए जो ये निखिल जैन बैठे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठे हैं। वैसे अगर कहा जाए तो ये पूरी तरह से कांग्रेस सपोर्टर ही है, खाली कहने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ है। इनकी धुलाई तो आपने पिछले डिबेट वीडियो में देख ली होगी, क्यों इनकी ऐसी कुटाई हो गई, इनको भगा भी दिया गया। लेकिन इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे कि ये ऐसी क्या बातें कह देते हैं कि जो अशोक श्रीवास्तव जी को नापसंद गुजरती है और अशोक श्रीवास्तव जी इनकी भयंकर कुटाई लगाते हैं। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। निखिल जैन, ये कर्नाटक में बार बार हो रहा है। 2023 में हुआ 12,000 करोड़ रुपए, और अब पता नहीं 14, 15,000, 16,000 करोड़ कितने की जो है वो हकमारी हो रही है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसने इस पर आपत्ति जताई है। अशोक जी, भाजपा की प्रवक्ता को बहुत लंबे समय मिला बोलने के लिए। मैं आशा करता हूं मुझे भी उतना ही बराबर कुछ समय मिल पाएगा। एक मिनट सुनिए निखिल जी, एक मिनट। एक तो आप लोग तराजू लेकर मत बैठा करिए, ठीक है? आप मेरी डिबेट में मेरी बात सुनिए। आप मेरी डिबेट में जुड़े हैं, पहले भी जुड़े हैं। मैं समय सबको देता हूं, अगर विषय पर आप बात करेंगे तो ठीक है ना। विषय मेरा कर्नाटक है। सुनिए, डाइवर्शन पॉलिटिक्स करना इनकी वो आदत बन चुकी है। डॉक्टर सुधा एक मिनट रुकिए। अशोक जी, आप जानते हैं कि मैं मुद्दे का हमेशा जवाब मेरी बात सुनिए निखिल जी। डॉक्टर सुधा ने जब शुरुआत करी, उनकी जो 2 लाइनें थी वो मैं उनको तब रोकने जा रहा था, मुझे लगा कि वो इतिहास में जा रही हैं, लेकिन उन्होंने उस इतिहास को आज के उससे कनेक्ट करके कहा, इसलिए मैं शांत हो गया। दूसरा, जब वो बाकी चीजों की बात कर रही थी मैंने उनको रोक दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा विषय पर आना चाहिए। अगर दलितों का हजारों करोड़ रुपया का फंड जो है इधर उधर हो रहा है, तो उस बात को इधर उधर करने के लिए कोई ये बात करे, कोई वो बात करे, मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी। तो आप भी संविधान के जो हैं पालनकर्ताओं में से एक हैं, तो मैं चाहूंगा कि दलितों के जो हकमारी जो कर्नाटक में हो रही है उस पर स्पेसिफिक बोले, मैं पूरा समय दूंगा। बोलिए। अशोक जी, मैं दलितों की हकमारी पर जरूर जवाब देना चाहूंगा और पूरा जवाब मेरे पास तैयार है। बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जामिया मिलिया इस्लामिया को एक मुसलमान संगठन बना दिया। इस पे मेरे को बस 20 सेकंड चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। जामिया मिलिया 1920 में कई मुसलमान नेताओं द्वारा स्थापित एक शैक्षिक संस्थान था, जिसे 1962 में एक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया और 2011 में एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, विच वाज हेडेड बाय अ पूर्व मतलब जिसे लीड कर रहे थे एक पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट के जज। उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों के लिए बनाई गई, मुसलमानों द्वारा। जज साहब का नाम बताइए, जज साहब का नाम बताइए जरा। जज साहब का नाम, अरे बताइए ना सर, जज साहब का नाम बताइए। जज साहब का नाम इसमें जरूरी नहीं, बताइए। जज साहब का नाम ही जरूरी है। जज साहब का नाम बताइए ना। मुझे पता है, जज साहब का नाम बताइए। जज साहब का नाम बताइए ना। अब बात नहीं, अरे जज साहब का नाम बताइए सर। जज साहब का नाम बताइए ना। तो अब आप क्या जज पे संदेह का नाम, अरे नाम बता दीजिए। आप इतने तथ्य लेकर बैठे हैं। मैंने आपसे एक तथ्य बोला, आप नहीं जवाब दे पा रहे। जज साहब का नाम बताइए। जज साहब का नाम बताइए। अध्यक्ष पे जज साहब का नाम बताइए। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। जज साहब का नहीं, आगे नहीं, जज साहब का नाम बताइए। उसके बाद मैं आपको जज साहब का, एक मिनट निखिल जैन, जज साहब का नाम बताइए। निखिल जैन, जज साहब का नाम बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जज साहब का नाम बताइए, उसके बाद जो आपने कुतर्क दिया उस कुतर्क का मैं जवाब दूंगा, और फिर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपने 20 सेकंड कहे थे। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए निखिल जैन, आपने 20 सेकंड कहे थे, लेकिन आप 1.5 मिनट बोले, मैंने आपको रोका नहीं, कुतर्क करते रहे। अब मैं आपको तर्क से बताता हूं, आप मुझे बताइए पहले जज साहब का नाम। जज साहब का नाम बताइए। जस्टिस एमएसए सिद्दीकी, जो दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। क्या नाम फिर से? क्यों प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आप चलाइए। फिर से बताइए जज साहब का नाम। बोलने दीजिए। फिर से बताइए जज साहब का नाम। नहीं, क्या आप कम्युनलाइज करना? मेरे दर्शकों ने सुना नहीं। अरे मैं तो सिर्फ जज साहब का नाम कह रहा हूं। मेरे दर्शकों को फिर से बताइए।
आपको नाम में इतना इंटरेस्ट जज साहब का नाम फिर से बताइए, मेरे दर्शकों ने सुना नहीं। राष्ट्रीय आयोग में आपको इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जज साहब का नाम बताइए ना सर, इंटरेस्ट नहीं है। जज साहब का नाम बताइए, संविधान के अनुच्छेद जज साहब का नाम बताइए, इंटरेस्ट नहीं है। संविधान की बात करने के लिए आपको जज साहब का नाम बताइए। जज साहब अब रुकिए, अब इनका एक मिनट अब मैं आता हूं, अब रुकिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, अब मैं आऊंगा, एक बार बताता हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापना की? अब जो इन्होंने तर्क दिया ना, मैं उस तर्क पर आ रहा हूं। मैं नहीं जाना चाहता था, मैं पहले कर्नाटक की बात करना चाहता था। इन्होंने 20 सेकंड मांगे, मैंने इनको पूरा 1.5 मिनट दिया, और 1.5 मिनट में इन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों को उनका आरक्षण नहीं मिल रहा तो ये सही है, क्योंकि एक जज साहब ने कहा था। वो जज साहब कौन थे, उनका नाम आपने सुन लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। बनारस हिंदू, अब रुकिए एक मिनट रुकिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं, उसमें देश के सब नागरिकों का हक है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना क्योंकि एक मुस्लिम ने की, इसलिए उसमें मुस्लिम ही होंगे, इसलिए उसमें दलितों को अधिकार नहीं मिलेगा, यह तर्क दिया जा रहा है। और अब मैं यह भी बता दूं आपको, यह जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है ना, इसकी जमीन जो है, ये जिस जमीन पे खड़ी है, वो जमीन एक जाट महाराजा ने दी थी। तो जो जमीन जाट महाराजा देंगे, जिसको मुस्लिम बना देगा, इसलिए वहां दलितों को कोई हक नहीं मिलेगा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो उस पर जो है सबका हक होगा, क्योंकि वो तो देश की है। मैं यही कह रहा हूं, मैं इसी पॉइंट पर मैं नहीं चाहता था, लेकिन निखिल जैन चाहते थे इस मुद्दे को। तो इस मुद्दे को जज साहब का नाम आप बता चुके हैं कि क्योंकि फलाना जज साहब ने कहा, इसलिए जो है वहां पर दलितों का कोई हक नहीं होगा। एक जज इनके लिए संविधान से बड़े हो जाते हैं। संविधान कहता है दलितों का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एक जज साहब ने और मुस्लिम जज साहब ने कह दिया, इसलिए वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये इनके तर्क होते हैं। आज कर्नाटक की बात करते हुए सिंपल सी बात यह है कि अगर कर्नाटक की दलित महिलाओं के घरों में 200 यूनिट बिजली देना, निःशुल्क बिजली देना, दलित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देना, दलित गृहिणियों को 2000 प्रति माह का भत्ता देना, दलित महिलाओं को निःशुल्क बस राइड देना और दलित घरों में 10 किलो निःशुल्क अनाज देना, ये असंवैधानिक है। तो मुझे नहीं पता कि जो राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जनजातियों का, उनके लिए संवैधानिक क्या होता है। बात यह है कि आप, एक और चीज मैं आपके दर्शकों को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि किस तरीके से आयोगों का जो मूल रूप से स्वतंत्र माने जाते हैं, उनका राजनीतिकरण हो रहा है कि वो ये नहीं कह रहे कि ये जो पैसा है दलितों के लिए वो किसी और स्कीम में डाइवर्ट करा गया, किसी और नहीं, इनके कहने का क्या मतलब है? मैं सबको मौका दूंगा, मैं जान रहा हूं। एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट निखिल जी, ये जो आपने बातें करी 200 यूनिट दलितों के पास जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई करके इस बात को चलते हैं। आपने कहा 200 यूनिट दलितों के, क्या ये दलितों के ही घर जा रहा है कि ये इसमें सब लोग शामिल है? क्योंकि चुनावी वादा जो कांग्रेस ने किया था वो सबके लिए किया था, उसमें दलित भी हैं और बाकी भी हैं, कि सिर्फ दलितों के लिए चुनावी वादा पूरा हो रहा है? ये जरा मुझे क्लैरिफाई कीजिए। ये चुनावी वादा सबके लिए पूरा हो रहा है, लेकिन दलितों के लिए जो हो रहा है वो दलितों के लिए जो सरकार ने बजट निकाल के रखा है, निखिल जी एक मिनट, मतलब जो 200 यूनिट फ्री, एक मिनट डॉक्टर सुधा, जो 200 यूनिट फ्री बिजली है, एक मिनट, जो 200 यूनिट फ्री बिजली है वो दलितों के पास भी जा रहा है, वो ब्राह्मणों के पास भी जा रहा है, वो जैन के पास भी जा रहा है, बनिए के पास भी जा रहा है। यही आप कहना चाह रहे हैं ना, है ना? वो सबके पास जा रहा है ना, क्योंकि चुनावी वादे में तो ये नहीं कहा था कि दलितों को 200 यूनिट बिजली देंगे, वो कहा था सबको देंगे, है ना? तो क्या भाजपा ये चाहती है कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार एक संप्रदाय विशेष को 200 यूनिट बिजली दे और दूसरों को ना? आप सुनिए, देखिए इस देश में कैसे नेता जो होते हैं ना, निखिल जैन वैसे नेता तो है नहीं, लेकिन क्योंकि नेताओं के पक्ष में उतरे हुए तो फिर कैसे बेवकूफ बनाया जाता है कि 200 यूनिट जो बिजली है वो चुनाव में वादा किया सबको मिलेगी, उसके बाद दलितों का। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं आप ही का वो समझा रहा हूं, जो आप फॉर्मूला दे रहे हैं ना, मैं आप ही का फॉर्मूला समझा रहा हूं। चुनाव में कहा भाई सबको 200 यूनिट बिजली मिलेगी, आइए सबको मिलेगी, सब वोट दे दीजिए। चुनाव के बाद दलितों का पैसा ले लो और सबको यूनिट बिजली दे दो, और फिर जब, एक मिनट, मैं आपका फॉर्मूला समझा रहा हूं, रुकिए, मैं इनकी आवाज नीचे करिए, मैं इन्हीं का फॉर्मूला, इनकी आवाज नीचे करिए, मैं इन्हीं का फॉर्मूला समझा रहा हूं। तो चुनाव में क्या हुआ, मैं आपको डेटा के साथ समझाता हूं, आपको बिल्कुल एक आंकड़ों के साथ। 100 मकान है जिसमें 30 घर दलित के हैं, तो चुनाव में कहा कि ये जितने 100 मकान हैं, इन 100 मकानों को फ्री बिजली दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद 100 मकानों में से 100 के 100 के वोट मिल गए,
जब चुनाव खत्म हुआ तो फिर उन 100 मकानों के लिए एक बजट था, यानी सबके लिए एक बजट था और दलितों के लिए स्पेशली एक बजट था। अब वो 100 मकानों के लिए जो पूरा बजट था वो तो है और उसमें ठन गोपाल है, तो क्या हुआ, जो दलितों के लिए जो बजट था उस दलितों के बजट से लेकर के उन 100 मकानों को फ्री बिजली दे दी जाएगी और फिर कहा जाएगा अरे उसमें 30 दलित भी तो हैं। तो दलितों के देखिए हम कितने हितैषी हैं, 30 दलित भी तो हैं। ये फॉर्मूला कहीं और जाकर दीजिएगा निखिल जी। लोगों को इस तरह से बरगलाना, मुझे लगता है कि मैं तो मैथ्स में बिल्कुल, मैं हाथ बड़ा तंग है, लेकिन इतना बेसिक तो मैं भी समझता हूं जो आप फॉर्मूला समझा रहे हैं या आप बेवकूफ बना डायरेक्ट। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। मेरी एक ही तो ये गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये डिबेट वीडियो आप हो सके तो अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा फैलाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमारे दलित भाई जो भ्रम में फंसे हुए हैं, इनको ये पता नहीं इन्होंने क्या गलती कर बैठे और ये क्या गलती कर रहे हैं। इनकी ये गलती इनको भारी पड़ेगी, देश को भी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ ही जो सीटें हैं कम पड़ी है, शायद अगले चुनाव में अगर ये गलती सुधारी नहीं गई तो ये भयंकर रूप ले सकती है। अगर विपक्षों के हाथ में सत्ता चली जाती रहेगी तो ये आपको पता है ये कैसे लोग हैं, क्या कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।